हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड विजुअलिया में। आज से हम 12वीं भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो है पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र के नाम से है और ये जो हमारी यूनिट है, यूनिट का मतलब ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर एक यूनिट में 4 पार्ट समाहित है। पहला पार्ट हमारा विद्युत क्षेत्र, दूसरा पार्ट हमारा गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, तीसरा पार्ट हमारा विद्युत विभव और चौथा पार्ट जो है हमारा विद्युत धारिता। ये चारों पार्ट मिलकर के एक यूनिट बन रहे हैं। चारों पार्ट मिलकर के क्या बन रहे हैं? एक यूनिट बन रहे हैं। और ये जो हमारी एक यूनिट है वो एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन जो है इस यूनिट से संबंधित आते हैं। तो हम इन चारों पार्टों को, पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट और चौथे पार्ट को अगर कंप्लीट कर लें तो हम जो है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर ला सकते हैं। अब इस पहली यूनिट का जो है पहला चैप्टर, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए, ये चारों जो पार्ट है स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। किसके अंतर्गत? स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको अपन बोलते हैं। तो ये भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न बल और विभव और क्षेत्र, इनका अध्ययन किया जाता है। यानी कि इस वाली भौतिकी की ब्रांच में जो हमारा आवेश होगा वो अपनी जो है जगह पर फिक्स रहेगा, मूव नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर शब्द आ रहा है स्थिर। और उस स्थिर आवेश के कारण जो है हमारे पास बल भी उत्पन्न होंगे, क्षेत्र भी उत्पन्न होंगे और विभव भी उत्पन्न होंगे। तो उन सबका अध्ययन जो है हम इस स्थिर वैद्युतिकी ब्रांच में करते हैं। और स्थिर वैद्युतिकी के हमारे पास 12वीं भौतिक विज्ञान में अध्ययन करने के लिए 4 चैप्टर है, 1 से लगा करके 4 तक। तो आप समझ गए होंगे कि हमें जो है स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र जो है पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे स्थिर वैद्युतिकी को। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस भौतिकी के इस ब्रांच में स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न क्षेत्र, बल और विभव का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, स्थिर वैद्युतिकी के उपयोग। स्थिर वैद्युतिकी के उपयोग, पहला उपयोग जो हम देखते हैं कि हमारे पास फोटोस्टेट मशीन जो होती है उसमें स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांतों का ही उपयोग हो रहा है। फोटोस्टेट मशीन, कंप्यूटर, प्रिंटर, चलिए लिखते हैं फोटोस्टेट मशीन, कंप्यूटर प्रिंटर। एक आप देखेंगे स्थिर विद्युत की मेमोरी है ना, स्मृति, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी, स्थिर विद्युत स्मृति जिसको हिंदी में बोला जाता है। और चौथा जो उपयोग है सिस्मोग्राफ से आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये यंत्र किस उपयोग में आता है? भूकंप का लेखन, भूकंप लेखी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो है कुछ हमने यूजेस देखे हैं। और ये सभी यूजेज जो है नॉर्मल नहीं है, ये मानव जीवन में काफी उपयोगी जो है यूजेज इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैं। तो इसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी को समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और जो है विद्युत आवेश की बात करेंगे। विद्युत आवेश किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। किसे कहेंगे भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज। थोड़ा सा सोचिए। चलिए, बहुत आसान है समझना कि हमारे पास कोई भी जो है एम्बर पदार्थ की कोई छड़ है, इसको जो हम ऊनी कपड़े से क्या करते हैं? रगड़ते हैं, घर्षण करवाते हैं। एम्बर छड़ को ऊनी कपड़े से हम रगड़ते हैं और जब एम्बर छड़ के पास में हम धूल कण या तिनके, इस प्रकार के छोटे छोटे जो है चीजें ले जाएं तो ये एम्बर की छड़ है जो इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये आकर्षण करने का जो गुण है, अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है, वो किस कारण से आया है? ये आया है घर्षण के कारण।
या फिर हम कह सकते हैं रगड़। यहाँ पर रगड़ हो रही है किस किस के बीच में, एम्बर छड़ के बीच में और ऊनी कपड़े के बीच में, इस कारण इसमें अपनी ओर जो है आकर्षित करने का गुण आ गया। तो इस प्रकार के पदार्थ, इस पदार्थ के पदार्थ कैसे कहलाएंगे? आवेशित पदार्थ। किस प्रकार के पदार्थ कहलाएंगे? कि जिनको किसी अन्य वस्तु से घर्षण कराने पर वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार के गुण रखने वाली वस्तु को हम कहते हैं आवेशित वस्तु। ये सिंपल सी परिभाषा। इसके अलावा एक परिभाषा आवेश की और दी जाती है कि जो है आवेश पदार्थ का वह गुण है, आवेश पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश क्या है? पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अथवा अनुभव, ये भी हम लिख सकते हैं कि हमें वहां पर जो है इस कारण अनुभव या महसूस होता है, अनुभव करता है। तो दो परिभाषाएं हो गई कि उसको जो है घर्षण के कारण उसमें एक ऐसा गुण आ जाता है कि वो अन्य जो पदार्थ हैं, तिनके हैं, कोई धूल कण है, उनको अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। तो इस प्रकार की जो वस्तु होगी उसको हम कहेंगे ये आवेशित वस्तु है। या फिर आप सिंपल परिभाषा दे देंगे, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। ठीक बात है, ये आवेश की परिभाषा हो गई। इसके बाद हमारे पास जो है आगे आता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश, आवेशों के प्रकार। क्या सीखना चाह रहे हैं हम? आवेशों के प्रकार सीखना चाह रहे हैं। देखिए, आवेशों का प्रकार जो है हम सीखें, उसके लिए हमें जो है एक जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, उस एक्सपेरिमेंट की हम यहाँ पर रूपरेखा बना लेते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट हुआ उसको हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ये हमारे पास जो है कोई भी आधार है, इसकी सहायता से हम जो छड़ को लटकाएंगे। इस डायग्राम को हम जो है 3 डायग्राम से समझने का प्रयास, इस एक्सपेरिमेंट को 3 डायग्राम की सहायता से समझेंगे। ये हमारे पास आधार हो गए। देखिएगा, अभी हम एक छड़ लेते हैं और वो किसकी छड़ है? एबोनाइट की छड़ है। ना, कांच की छड़। पहले हम लेंगे कांच की छड़। ठीक है साहब, इस कांच की छड़ को हमने जो है घर्षण करवाया। किससे? रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से। ओके, कांच की छड़ को किससे हमने रगड़ करवाई या घर्षण करवाया? रेशम के कपड़े से। और इस पर जो आवेश आया वो भी मैं अभी आपके सामने लिख देता हूं। और ये हमारे पास एक कांच की छड़ हो गई, एक दूसरी कांच की छड़ और जो है मैं लूंगा यहाँ पर। ये भी कांच की छड़ी है और इसको जो है हमने रेशम के कपड़े से ही रगड़ करवाई। दोनों को पास पास में ले जाते हैं तो दोनों के बीच में जो है प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। अभी हम आवेशों को जो है वैसे जानते हैं कि भाई धनावेश और ऋणावेश, लेकिन एक्सपेरिमेंट में जो हम प्रारंभिक स्टेप में है तब ये हमें मालूम नहीं था कि आवेशों के कितने प्रकार होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं। अब हम अगली बार जो है लेते हैं, इसको जो है हमने इस आधार से इस प्रकार से लटकाया है। अब हम अगली बार लेंगे, देखिए कांच की छड़ हो गई, अब लेंगे हम एबोनाइट की छड़। ये जो है इसी प्रकार से हम बनाते हैं एबोनाइट की छड़ को। ये एबोनाइट की छड़ हो गई, ये एबोनाइट की छड़। तो यहां लिख देते हैं एबोनाइट की छड़। इसको हमने किससे घर्षण करवाया है भाई? बिल्ली की खाल से, केट स्किन, बिल्ली की खाल। इससे जो हमने इससे घर्षण करवाया। एक और हमने एबोनाइट की छड़ ली इस प्रकार से, उसको भी है जो केट स्किन से आपने घर्षण करवाया। दोनों को जब पास पास में लाते हैं
तो फिर हमें वही प्रेक्षण देखने को मिलता है कि यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। तीसरी वाली स्थिति में क्या होगा देखिए प्यारे बच्चों, एक तो हमने ली है कांच की छड़, ये कांच की छड़ हो गई। एक हमने ली है एबोनाइट की छड़, एक हमने ये इस प्रकार से एबोनाइट की छड़ जो है ले ली है, ये एबोनाइट की छड़। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रतिकर्षण नहीं होकर के दोनों के बीच में आकर्षण होता है। यहाँ पर हमारे पास है कांच की छड़ और ये हमारे पास है एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, दोनों के बीच क्या होता है? आकर्षण। देखिए इस वाले एक्सपेरिमेंट से एक निष्कर्ष हमें बिल्कुल दिख रहा है। क्या निष्कर्ष दिख रहा है? कि कांच की छड़ में जो आवेश है वो एबोनाइट की छड़ के आवेश से अलग है। कांच की छड़ में जो आवेश है वो एबोनाइट की छड़ के आवेश से अलग है, और अलग होने से इस एक्सपेरिमेंट से ये भी जाहिर हो रहा है कि अगर हमारे पास अलग अलग प्रकार के जो आवेश होंगे, यानी कि दो प्रकार के जो आवेश, हम कहेंगे कि जब हमने रेशम के कपड़े से इसको रगड़ा है तो हमारे पास कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है, ठीक है। और जब एबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो हमारे पास ऋणावेश आ जाते हैं। तो हमने एक निष्कर्ष और निकाला। पहला निष्कर्ष निकाला था कि कांच की छड़ पर जो आवेश है उससे अलग आवेश जो है एबोनाइट की छड़ पर है। दूसरा निष्कर्ष हम क्या निकाल रहे हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, लेकिन विपरीत आवेशों में, विपरीत आवेश कैसे हो रहे हैं कि यहाँ पर ये कांच की छड़ हमारी धनावेशित है और एबोनाइट की छड़ हमारी ऋणावेशित है। तो विपरीत आवेशों में क्या बनता है? आकर्षण बनता है। इसी को हम स्थिर वैद्युतिकी का मूलभूत नियम कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का मूलभूत नियम क्या है? कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में क्या होगा? विपरीत आवेशों में आकर्षण होगा। तो इसे जो है मूलभूत नियम भी कहा जाता है। और केवेंडिश नामक नामक वैज्ञानिक ने इसे स्थिर वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, स्थिर वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का नियम भी कहा है। किसने कहा है? केवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने। इस वाले एक्सपेरिमेंट की सहायता से जो हमने निष्कर्ष निकाला कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में या विपरीत आवेशों में जो है आकर्षण होता है, इसे केवेंडिश ने स्थिर वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का नियम भी कहा है। और इसे स्थिर वैद्युतिकी का मूलभूत नियम, फंडामेंटल लॉ, मूलभूत नियम भी कहा जाता है। मूलभूत नियम भी कहा जाता है। देखिए इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से जो है हम 3-4 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, इस प्रकार से लटकाया, फिर एबोनाइट की छड़ ली, उसको कैट स्किन से घर्षण करवाया, फिर ये आया, फिर ये आया। इस एक्सपेरिमेंट को जो है हम पूरा शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के देखिए प्रिय विद्यार्थियों और निष्कर्ष भी है। पहला निष्कर्ष तो हम ये देखते हैं कि जब आपके पास दो कुचालक वस्तुएं हैं, जैसे कि हमारे पास एक तो कांच की छड़ हो गई, एक रेशम का कपड़ा हो गया। जब आप इन दोनों को घर्षण करवाते हैं तो जिस भाग को आप घर्षित करवा रहे हैं वो भाग ही आवेशित होता है, पूरा भाग आवेशित नहीं होगा। जैसे कि एक सिंपल सा डेली लाइफ में यूज आने वाला उदाहरण हम लेवें कि हमारे पास मान लिए कंघा है जिसको अपन सूखे बालू में रगड़ते हैं, तो कंघे का जितना भाग अपने बालू से रगड़ करता है वो भाग ही जो धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, दूसरा वाला भाग नहीं करेगा। तो पहला निष्कर्ष ये है कि अगर आप उनको रगड़ करवा रहे हैं कुचालक वस्तुओं को, तो जितना भाग रगड़ के संपर्क में है वो भाग ही आवेशित होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट निष्कर्ष ये निकलता है कि जब आप दोनों वस्तुओं को घर्षित करवा रहे हैं तो दोनों वस्तुएं समान रूप से, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि उनका परिमाण तो समान होता है आवेश का,
परिमाण तो समान होगा परंतु प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति विपरीत होगी। प्रकृति कैसी होगी यहाँ पर, विपरीत। यानी कि मान लीजिए आपने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जो है घर्षण करवाया, तो कांच की छड़ प्लस की हो रही है, तो इतना का इतना ही आवेश जो है रेशम के कपड़े पे भी होगा, लेकिन वो विपरीत प्रकृति का होगा, यानी कि वहां पर वो ऋणावेश होगा। ऐसे ही आप इस उदाहरण में देखिए, एबोनाइट की छड़ को अगर जो है आप बिल्ली की खाल से रगड़ रहे हैं, तो एबोनाइट की छड़ पे नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक आवेश आ रहा है, तो केट स्किन पर कैसा होगा, केट स्किन पर धन आवेश होगा। कहने का मतलब जो है आवेश दोनों पे होगा, लेकिन आवेश की जो प्रकृति है वो अलग अलग होगी, परंतु मैग्नीट्यूड जो है वो क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो समान होगा। ठीक है साहब। और जिस वस्तु पर आवेश होता है, जिस वस्तु पर आवेश होता है उसे हम आवेशित वस्तु कहते हैं, और जिस वस्तु पर आवेश नहीं होता है उसे हम उदासीन या अनावेशित। ये तो काफी सिंपल सी बात है कि जिस वस्तु पर आवेश होगा उसे आवेशित कहेंगे, और जिस पर कोई आवेश नहीं है उसे उदासीन या फिर अनावेशित जो है कहेंगे। देखिए, इस आवेश के प्रकार को समझने के बाद, आवेश के प्रकार को समझने के बाद हम बात करेंगे आवेशन। किसकी बात करेंगे, आवेशन की, यानी कि चार्जिंग। तो सिंपल सी परिभाषा है, जैसे कि हमारे पास मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि वो अनावेशित होता है, तो हम उसे आवेशित करते हैं, यानी कि चार्जिंग पे लगाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी उदासीन वस्तु है और उसको हम आवेशित करेंगे, उसको हम आवेशित करेंगे, आवेशित करने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम कहेंगे आवेशन। उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, उदासीन या अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं आवेशन। परिभाषा समझ में आ गई होगी। उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम चार्जिंग करना या आवेशन करना कहते हैं। आवेशित करने के जो है हमारे पास 3 तरीके हैं या फिर 3 विधियां हैं। पहली विधि जो हम देखते हैं वो है घर्षण, घर्षण विधि या रगड़ विधि। ठीक है ना, घर्षण विधि, जिसको कि अभी हमने देखा, कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से, एबोनाइट की छड़ को है जो केट स्किन से, तो वो घर्षण विधि ही है। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखे आवेशों के प्रकार को निर्धारित करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट देखा, वो घर्षण विधि का ही उदाहरण है। तो जो है घर्षण विधि हमारे समझ में आ गई। मैं कुछ आपको जो है उदाहरण लिख दूं कि जैसे हमारे पास धनात्मक आवेश, घर्षण के कारण किस वस्तु पर धनात्मक आवेश होगा और किस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश होगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने कांच की छड़ को जो है रेशम के कपड़े से रगड़ा था, तो कांच की छड़ पर कैसा आवेश था, धन आवेश। तो पहले लिखेंगे हम कांच की छड़, इधर क्या आएगा, रेशम का कपड़ा, उस पर जो है ऋणावेश होगा। ठीक है, पहला उदाहरण जो है आपके क्लियर हो गया। दूसरा देखिए एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आया था, तो ये एबोनाइट की छड़ को हम इधर लिख देते हैं। और एबोनाइट की छड़ को हमने केट स्किन से या बिल्ली की खाल से जो रगड़ा था, तो ये बिल्ली की खाल जो है हमारी धनावेश। देखिए धनावेश और ऋणावेश का जो है कैसे निर्धारण होगा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी वो धनावेशित होगी और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी वो ऋणावेशित होगी। तो कांच की छड़ जो है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, इसलिए उसे धनात्मक आवेश मान रहे हैं, और रेशम का कपड़ा जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वो ऋणात्मक आवेश हो गया। समझ गए आप। चलिए अब जो है इधर आपके पास जितनी भी और आएगी, जैसे कि प्लास्टिक की छड़ हो सकती है, प्लास्टिक छड़, एम्बर की जो छड़ है, एम्बर वाली एम्बर की छड़, ठीक है, और रबड़ जो है ये सभी ऋणात्मक है। एबोनाइट की छड़, रेशम का कपड़ा, प्लास्टिक की छड़, एम्बर की छड़, रबड़, ये सब ऋणावेश है। इधर हमारे पास हो गया कांच की छड़, बिल्ली की खाल और जो है ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा। ये ऊनी कपड़ा जो है कहाँ पर यूज में आ रहा है, इस एम्बर की छड़ में। जब हम एम्बर की छड़ को जो है किससे रगड़ते हैं, एम्बर की छड़ को जो है हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, तो एम्बर की छड़ तो ऋणावेश हो जाती है और ऊनी कपड़ा जो है धनावेश हो जाता है। तो आपको जो है पहला मेथड या पहली विधि चार्जिंग करने की घर्षण वाली समझ में आई होगी।
अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम दूसरी विधि पर जो है बात करते हैं। दूसरी विधि पर बात करने के लिए जो है हमें एक डायग्राम का सहारा लेना होगा। देखिए क्या डायग्राम बनता है। दूसरे मेथड का नाम लिखते हैं स्पर्श, स्पर्श द्वारा आवेशन, स्पर्श द्वारा आवेशन, यानी कि टच के द्वारा, यानी दो वस्तुओं को संपर्क में रखते हुए हम जो है चार्ज करें। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी अनावेशित वस्तु है जिसको हमने कुचालक स्टैंड पर रखा है। ठीक है, चालक है ये, परंतु कैसी है? उदासीन चालक। एक हमारे पास जो है आवेशित वस्तु है और उसको हमने धनावेश दे रखा है। ठीक बात है, इसको भी कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है। ये हमारे पास जो है पहली स्थिति आती है। दूसरी स्थिति में क्या करते हैं अपन? इन दोनों को संपर्क में रखते हैं, उदासीन चालक को और आवेशित चालक को जो है इस प्रकार हम संपर्क में रख रहे हैं। दोनों को कुचालक स्टैंड पे ही रखा गया है। ये डायग्राम का दूसरा पार्ट हमारा। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो है दोनों वस्तुओं में जो है चार्ज का स्थानांतरण हो जाता है, यानी कि जो है यहाँ पर भी कुछ आवेश आ जाएंगे और यहाँ पर भी कुछ आवेश आ जाएंगे। ये है स्पर्श द्वारा आवेश करने का जो मेथड है, तरीका है कि यानी हम एक उदासीन, जो कि इस पे किसी प्रकार का आवेश नहीं है, उसको हम अगर आवेशित वस्तु के संपर्क में लाएंगे तो वो भी जो है चार्ज या आवेशित जो है हो जाएगी। यहाँ पर जरूरी नहीं कि दोनों में बराबर का चार्ज रहे, कम ज्यादा हो जाएगा, चार्ज कम ज्यादा हो सकता है, परंतु संपर्क में आने से ये वस्तु भी जो है आवेशित हो जाएगी। तो ये दूसरा मेथड है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की, यानी कि चार्जिंग प्रोसेस। तीसरे प्रकार का चार्जिंग प्रोसेस या चार्ज करने का तीसरा तरीका हमारे पास है प्रेरण द्वारा आवेशन या फिर चार्जिंग। प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि यहाँ पर एक तरह की प्रेरणा शब्द काम में आ रहा है। मोटिवेट होकर के कोई वस्तु जो है चार्ज या आवेशित हो जाएगी, ऐसा होगा। देखिए इस कुचालक स्टैंड पर जो है हमने एक चालक गोला लिया है, चालक गोला। इस पे किसी भी प्रकार का अभी आवेश नहीं है। ये कैसा है? ये उदासीन है। कैसा है ये? उदासीन, कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ। चलिए दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं? इसी उदासीन चालक गोले के पास में, इसी उदासीन चालक गोले के पास में टच नहीं करवा रहे हैं, केवल पास में रख रहे हैं। जो है हमने लिया यहाँ पर एक धनावेशित कोई ऋणावेशित कोई छड़ ली है, इस पे किसी प्रकार का आवेश नहीं है, ये कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर होगी प्रेरणा होगी। इस छड़ के कारण जो है इस पर इसका जो है अपोजिट, यानी कि ये ऋणावेशित छड़ है तो यहाँ पर जो है धनावेश, इस पर प्रेरण के कारण जो है धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि इस चालक उदासीन चालक गोले पर आप क्या देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर इस चालक छड़ की प्रेरण विधि के कारण या जो है प्रेरणा के कारण यहाँ पर धनावेश उत्पन्न हो गया। परंतु देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है वस्तु कैसी थी हमारे पास? उदासीन। तो इसके कारण, ऋणावेश के कारण जो धनावेश उत्पन्न हुआ है, इसको वापस बैलेंस्ड करने के लिए उतना का उतना ही ऋणावेश भी जो है उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि अभी ये वस्तु वापस उदासीन करने के लिए हमारे पास ऋणावेश आ गया है, तो इस ऋणावेश को हम कैसे हटा पाएंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस वस्तु को भू संपर्कित कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। भू संपर्कित का मतलब है अर्थिंग। किसी भी वायर को जो हम अर्थिंग में लेते हैं, अर्थिंग वायर के नाम से जो आता है, यानी कि आवेश को हम कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं? अर्थ, पृथ्वी के अंदर। तो यहाँ पर जो ये ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में है, ये यहाँ से हट करके सीधा पृथ्वी में समा जाएगा और हमारे पास जो है ये चालक गोला धनावेश के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इस पर जो है धनावेश हमें मिलेगा। तो देखिए प्रेरण द्वारा विधि भी आपको समझ में आई होगी। देखिए ये सारा जो है काम करने के बाद हम अपने नोट्स देखते हैं। ये मैंने आपको रफली जो है पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि हम इस आज के टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार से हम इसको समझेंगे। अब हम सीधा नोट्स लेते हैं और नोट्स से जो है जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। आप इसको जो है वीडियो को देखने के बाद
जो मैं आपके सामने नोट्स रख रहा हूँ उनको आप क्या करेंगे कि जो है वीडियो को पॉज करते हुए अपनी कॉपी में उतारेंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये हमारे पास जो है पहला चैप्टर आ रहा है हमारे सामने। स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं, ये देखिए, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए हमारा जो है पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले स्थिर विद्युत्की को हमने परिभाषित किया। स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन किया जाता है। अगले भाग में हमने देखा स्थिर विद्युत्की के अनुप्रयोग, क्या क्या उपयोग है। तो फोटोस्टेट मशीन, कंप्यूटर, प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी और सिस्मोग्राफ में इसके अलावा भी और उपयोग होते हैं। अब चलिए फिर हमने जो देखा है विद्युत आवेश की परिभाषा। तो एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, तिनकों, धूल कणों आदि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। पदार्थों में अन्य हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का यह गुण किसके कारण आता है? सबसे मोस्ट फैक्टर कौन है? वो है घर्षण। पदार्थों में इस गुण के आ जाने पर पदार्थ को हम आवेशित या विद्युत में कहते हैं। ठीक बात है। फिर आप विद्युत आवेश की जो है ये एक परिभाषा लिख सकते हैं। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है। तो ये जो है विद्युत आवेश की परिभाषा हो गई। उसके बाद हमने क्या देखा था विद्यार्थियों? उसके बाद हमने देखा था कि जो है विद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं। तो इसके लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट जो है देखना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए जो है ये एक्सपेरिमेंट में हमने लिखा आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेज। तो इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट, ये देखिए ये एक्सपेरिमेंट हमने कांच की छड़ और फिर अगली बार में एबोनाइट की छड़ ली और फिर कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को ली। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये मैंने पहले नोट कर दिया, परंतु ये किसकी सहायता से हम कह पाए? इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से कह पाए। इसके लिए हम निम्न प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग वाले डायग्राम आप अपने नोट्स बुक में बनाएं। फिर देखिए इनको बेसे के नाम से दे दीजिए ताकि हम इनका जो है अलग अलग वर्णन कर पाए। देखिए यदि कांच की दो छड़ों को रेशम से रगड़कर पास पास लटकाएं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। फिगर ए में आप देख सकते हैं, चित्र ए में दो एबोनाइट छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़कर पास पास लटकाएं तो वे भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। आप ब में देख सकते हैं ऐसा। तीसरा, लेकिन जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर पास पास लटकाएं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करती है। ये आप जो है तीसरे वाले चित्र में देख सकते हैं। तो इस प्रयोग से हमें क्या निष्कर्ष मिल रहा है वो देख लीजिए। इससे स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार का आवेश कांच की छड़ पर है उस प्रकार का आवेश एबोनाइट की छड़ पर नहीं है। अर्थात आवेश दो प्रकार के होते हैं। उपर्युक्त प्रयोग में कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश तथा एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहा गया। देखिए धनावेश और ऋणावेश का हम कैसे कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनों का वहां पर त्याग हो रहा है तो वो होगा ऋणावेश, और जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो होगा धनावेश, ऋणावेश होगा एक्सेप्ट करने वाला। उक्त प्रयोगों से स्पष्ट है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे केवेंडिश का स्थिर विद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का नियम भी कहते हैं। यह नियम स्थिर विद्युत्की का मूलभूत सिद्धांत भी कहलाता है। ये इस एक्सपेरिमेंट के कुछ जो है खास तथ्य है उनको हमने यहाँ पे नोट किया है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है हमने चार्जिंग के बारे में पढ़ा था, आवेशन के बारे में। देखिए कुछ निष्कर्ष जो है आप भी अपने जो है उसमें नोट कर लीजिएगा। पहला निष्कर्ष हमने देखा कि दो वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न आवेश परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है ये। वह गुण जो दो आवेशों में भेद करता है आवेश की ध्रुवता कहलाती है। तीसरा निष्कर्ष, जब किसी वस्तु पर आवेश होता है तो उसे आवेशित, और जब उस पर कोई आवेश नहीं होता तो उसे अनावेशित या उदासीन कहते हैं। चौथा, अचालक वस्तु के जितने भाग को रगड़ा जाता है केवल उतना भाग ही आवेशित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो है
हमने एक साथ इनको कलेक्ट किया है। तो इनको आप नोट कर लेंगे तो जो है आगे बहुत सारी कुछ घटनाएं समझाने में जो है इनका उपयोग हम करेंगे। उसके बाद क्या देखा था प्यारे विद्यार्थियों, बताइए आगे इससे क्या पढ़ा था हमने? आवेशन, चार्जिंग, उसकी परिभाषा और उसके चार्जिंग करने के तरीके। तो ये हमारे पास जो है आवेशन का जो है आपको दिखाई दे रहा, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, देखिए जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए थोड़ी सी स्क्रीन को जो है मैं छोटा करता हूँ स्क्रीन को, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। तो आवेशन की सबसे पहले परिभाषा, अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन करने की 3 विधियां हैं, उसमें से पहली विधि है घर्षण द्वारा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रगड़ भी बोल सकते हैं। जब 2 भिन्न कुचालक पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो पदार्थों में एक विशेष लाक्षणिक गुण उत्पन्न हो जाता है जिसे आवेश कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। इनमें से एक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, उससे धनावेशित वस्तु, तथा एक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, उससे ऋणावेशित वस्तु या पदार्थ कहते हैं। ये एक सारणी बनाई गई है जिसमें बताया गया है कि धनात्मक आवेश कौन कौन और ऋणात्मक आवेश जो है कौन कौन। इसके बाद एक नोट डाला गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेशन का मूल कारण वास्तव में एक पदार्थ को दूसरे पर रगड़ने के दौरान इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। यहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, रगड़ने के दौरान प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बात हमने यहाँ पर लिखी है, जो आगे हमारे बहुत काम आने वाली है। उसके बाद दूसरा मेथड क्या था हमारा? दूसरा मेथड था चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। इसके लिए हमने ये डायग्राम जो है बना के आपको दिखाए थे। अब जो आपको ये लिखना, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तब दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। और तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इसको पढ़ने से पूर्व आप जो इस डायग्राम को बना लेंगे, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये डायग्राम बना करके 4 डायग्राम बना रहे हैं, तो जो 4 पॉइंट यहाँ पर हो जाएंगे। प्रेरण द्वारा आवेशन, जब किसी चालक को आवेशित वस्तु से बिना स्पर्श करवाए विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित किया जाए तो इसे प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। आवेशित करने के निम्नलिखित चरण है। सर्वप्रथम जिस चालक गोले को प्रेरण द्वारा आवेशित करना है उसे कुचालक स्टैंड पर लगाते हैं। अब इस चालक गोले के पास एक ऋणावेशित छड़ लेकर आते हैं, तो छड़ के नजदीक वाला चालक गोले का सिरा धनात्मक तथा दूर वाला सिरा ऋणावेशित हो जाता है। कारण क्या है कि उसको जो है संतुलित या उदासीन रखने के लिए धनावेश के साथ साथ ऋणावेश होना भी जरूरी है। अब गोले को भू संकर्पित कर देते हैं जिससे ऋणावेश पृथ्वी में समा जाता है और जो है एक समान रूप से धनावेश जो है फैल जाता है। तो देखिए टॉपिक बड़ा हो गया, लेकिन आप इसको जो है अगर पहले एक बार समझ लेंगे फिर नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।